Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know, for our exam हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम PYQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। ये 4th क्लास है। आई होप आपने पुरानी क्लासेस देख ली होंगी, नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी TGT एग्जाम्स के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, हमने इससे पहले वाली क्लास में 1st to 25th क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब आगे की कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इन जेनेटिक कोड द कोडॉन GUG कोड्स फॉर विच अमीनो एसिड, कि अनुवांशिक कोड में कोडोन GUG किस अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है। ऑप्शन गिवन है ग्लाइसिन के लिए, वेलिन के लिए, लाइसिन के लिए या फिर मेथियोनिन के लिए। तो GUG कोड जो है वो किसके लिए कोड करता है, वो करता है वेलाइन के लिए। तो पहला ग्लाइसिन हो गया गलत, जो वेलाइन है ये क्या हुआ आपका करेक्ट आंसर। लेट्स सी, इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो जो कोडोन होते हैं ग्लाइसिन के लिए वो होते हैं GGU, GGC, GGA और GGG। ये किसके लिए है, ग्लाइसिन के लिए। अब क्वेश्चन में पूछा था किसके लिए, GUG, तो आपको दिख रहा होगा कि जो GUG कोड है वो किसके लिए होता है, वो वेलाइन के लिए होता है। लाइसिन के लिए AAA और AAG, कोडोन फॉर लाइसिन। और बात करें कोडोन फॉर मेथियोनिन, इसे हम स्टार्ट कोडोन भी कहते हैं, AUG। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर विच इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज, कि नेफ्रॉन का हेयर पिन जैसी स्ट्रक्चर कौन सी है, तो वो होती है आपका दैट इज लूप ऑफ हेनल। लूप ऑफ हेनल जो है वो क्या है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। तो लेट्स सी, ऑप्शन देखें तो लूप ऑफ हेनल, तो जो आपका पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो गया करेक्ट आंसर। लेट्स सी, बाकी के ऑप्शन भी देखेंगे। लूप ऑफ हेनल जिसकी शेप कैसी होती है, यू शेप का होता है, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है इन द नेफ्रॉन। इसके पास क्या होता है, हैज डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन था प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये कहाँ लोकेटेड होता है, आफ्टर बोमेन कैप्सूल के बाद ये लोकेटेड होता है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सॉल्ट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। आफ्टर दैट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये क्या करती है, बहुत मैनी नेफ्रॉन से यूरिन को क्या करती है, कलेक्ट करती है और एक प्ले करती है रोल किसमें, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH दैट इज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। उसके बाद आता है डिस्टल ट्यूब्यूल, जो कहाँ लोकेटेड होता है, आफ्टर लूप ऑफ हेनल, जो इन्वॉल्व होता है सेलेक्टिव सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन थे जो करेक्ट था, दैट इज लूप ऑफ हेनल। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इनरवेट्स द टंग, कि निम्नलिखित में से कौन सी कर्ण तंत्रिका क्रेनियल नर्व जीभ को संवेदित करती है, तो वो कौन सी करती है, वो करती है 9th ग्लूसोफेरिंजियल नर्व। तो लेट्स सी, पहला ऑप्शन है 10th वेगस नर्व, वेगस नर्व नहीं करती है। फिर है 3rd ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये भी नहीं करती है। फेशियल नर्व भी नहीं करती है। तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, तो जो आपका 4th ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है अबाउट सर्टेन फिनोमेना इन प्लांट, की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो पौधों को लेकर क्या है, गलत है। तो पहला है कि जो अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट, की जो अपवर्ड ग्रोथ होती है प्लांट रूट की, वो किस में देखी जाती है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में देखी जाती है। तो वो जो अपवर्ड ग्रोथ होती है प्लांट रूट की, वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में नहीं देखी जाती। तो यही क्या हो गया, गलत हो गया, और यही क्वेश्चन में पूछा था। तो जो आपका पहला ऑप्शन हो गया ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी, जियोट्रोपिज्म क्या होता है, मूवमेंट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी, किसके रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम जियोट्रोपिज्म कहते हैं। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म।
एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म की, तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ और मूवमेंट होती है प्लांट की, वो टूवर्ड्स क्या होती है, टूवर्ड्स द अर्थ ग्रेविटी, जिसे हम क्या कहते हैं, डाउनवर्ड, और उसी को हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जैसे जो रूट है वो क्या शो करती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। वहीं बात करूं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म की, तो जो ग्रोथ और मूवमेंट होता है प्लांट का, वो किसके अगेंस्ट होता है, अर्थ ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, यानी कि अपवर्ड होती है, जिसे हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल में शूट जो है वो क्या शो करती हैं, वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है, और जो रूट होती है वो क्या शो करती है, वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। तो इन्होंने कहा था कि जो अपवर्ड ग्रोथ होती है प्लांट रूट की, तो वो पॉजिटिव नहीं, जो रूट होती है वो शो तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है बट डाउनवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है कि रीजनरेशन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, कि रीजनरेशन जो है वो इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, एस्केरिस में देखा जाता है, हाइड्रा में देखा जाता है, प्लेनेरिया में देखा जाता है, या फिर अर्थवॉर्म में देखा जाता है। तो बात करूं प्लेनेरिया और हाइड्रा की, तो इन दोनों में रीजनरेशन जो है वो देखा जाता है। बट अगर एग्जाम उसके अकॉर्डिंग जाए कि जो आपका ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर था आपका वो प्लेनेरिया था, तो हम इसमें प्लेनेरिया क्या मानेंगे, सही मानेंगे। बाकी जो हाइड्रा और प्लेनेरिया है वो दोनों ही रीजनरेशन शो करते हैं। लेट्स सी रीजनरेशन क्या होता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म, सर्टेन ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रीग्रो करते हैं लोस्ट और डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी जीव का खोया हुआ भाग क्या होता है, फिर से डेवलप होता है, फिर से विकसित हो जाता है। अब पहला ऑप्शन था एस्केरिस, तो ये कैसा होता है, ये एक पैरासिटिक राउंड वर्म है, तो ये तो रीजनरेशन शो नहीं करता। हाइड्रा जो है इसमें हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन देखा जाता है। जब इसे पीसेस में कट करते हैं तो हर एक पीसेस जो है वो एक नया हाइड्रा यानी कि नए हाइड्रा में ग्रो हो जाता है, एक नया हाइड्रा ऑब्टेन करता है। प्लेनेरिया भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजनरेशन एबिलिटी होती है, इसका भी हर एक छोटा एवरी स्मॉल बॉडी फ्रेगमेंट रीजनरेट हो जाता है इनटू होल न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसका एक पार्ट जो है वो नए ऑर्गेनिज्म में रीजनरेट हो जाता है। अर्थवर्म की बात करें तो ये पार्शियल रीजनरेशन शो करता है, कंप्लीट नहीं करता है। सम टाइम पोस्टीरियर पार्ट में रीजनरेट बट अ होल न्यू अर्थवर्म कैन नॉट फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो दोनों है, बाकी जो ऑफिशियल आंसर की में आपका आंसर था वो था प्लेनेरिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 31 है कि मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टेक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, एनाटॉमी, इवोल्यूशन। तो एज वी ऑल नो आंसर क्या होगा, इवोल्यूशन। तो जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। टेक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें बेसिकली हम क्या, ये किससे रिलेटेड होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स से। ठीक है, जेनेटिक्स जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस एंड डीएनए। एनाटॉमी जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इवोल्यूशन बेसिकली क्या है, स्पेसिफिशियली केमिकल इवोल्यूशन और बायोजेनेसिस इज एक्सप्लेन बाय दिस एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं 32 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स, की इनमें से कौन सी ब्लड वेसल ऐसी है जो सप्लाई करती है ब्लड को टू द लीवर। तो वो कौन सी है, वो है हेपेटिक आर्टरीज। हेपेटिक आर्टरीज। तो पहला ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, गलत। जो बी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है हेपेटिक आर्टरी, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 33 है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ ह्यूमन जीनोम। की अप्रोक्सीमेट बताना है कि मानव जीनोम में अनुमानित कुल न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी है, तो वो है 3 बिलियन। तो पहला है 3 बिलियन, गेस जो फर्स्ट ऑप्शन है यही क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, और डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 34 है कि टाइटाई डिसीजेस इज कोज्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट। तो वो किस पॉल्यूटेंट की वजह से होती है, वो होती है कैडमियम के वजह से। किस पॉल्यूटेंट की वजह से, कैडमियम की वजह से। तो पहला है लेड, लेड की वजह से नहीं होती, किसकी वजह से होती है, कैडमियम की वजह से। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हुआ, सही आंसर। बाकी सिल्वर की वजह से भी नहीं, मरकरी की वजह से भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है वो कब, किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है या मनाया जाता है। तो वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 3
मार्च को। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है 5 जनवरी को, 5 को नहीं, 5 जून को नहीं, 3 मार्च को। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है कि वेयर वाज COP 23 ऑफ UNFCCC हेल्ड इन 2017, इंडिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड या फिर जर्मनी। तो ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था जर्मनी में। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 37, द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन एन इकोसिस्टम, कि किसी परितंत्र में संतुलन बनाए रखने को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। तो लेट्स सी, जो पहला ही ऑप्शन है इकोलॉजिकल बैलेंस, ये क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इकोस्फीयर गलत, इकोलॉजिकल नाइन गलत, इकोटोन गलत। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या होगा करेक्ट आंसर। लेट्स सी, द टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस क्या दिखाती है, रेफर टू द स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी एंड नेचुरल बैलेंस अमंग द लिविंग। किस किस में, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग एयर वाटर सॉइल कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इन दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब, अगर ये जो बैलेंस जो है ये डिस्टर्ब हो जाए पॉल्यूशन के थ्रू, डिफॉरेस्टेशन के थ्रू या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू, तो उस वजह से क्या हो सकती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है और बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी हो सकता है। अब बात करें इकोलॉजिकल बैलेंस, तो ये क्या सही था, ये हमने बताया क्योंकि ये क्या करता है, स्टेबिलिटी और हार्मनी, अलग अलग कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम में उनको मेंटेन करके रखता है। इकोस्फेयर जो रेफर टू द बायोस्फेयर, ऑल इकोसिस्टम ऑफ अर्थ टुगेदर, बट ये बैलेंस के बारे में नहीं है। इकोलॉजिकल नाइट के किसके बारे में है, फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, मतलब वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, ये क्या है इकोलॉजिकल नाइट। इकोटोन क्या है, एक ट्रांजिशन जोन है किस किस के बीच में, दो इकोसिस्टम के बीच में, लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, बाउंड्रीज। तो आपको चारों टर्म्स क्लियर हुई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN लोकेटेड, कि कहां पर हेडक्वार्टर जो है किसका, ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लोकेटेड। पेरिस में है, स्विट्जरलैंड में है, न्यूयॉर्क में है या फिर लंदन में है। तो वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये क्या होगा करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन दैट सराउंड विद सेल ऑर्गेनल, कि टोनोप्लास्ट वह झिल्ली है जो किस कोशिकांग को घेरे रहती है, तो वो किसे रहती है, वो रहती है वैक्यूल्स को। तो जो राइबोसोम है उसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसे हम प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये नहीं है, प्लास्टिड बेसिकली डबल मेम्ब्रेन है, ये भी नहीं है। तो जो वैक्यूल है, जो थर्ड ऑप्शन है, ये क्या हो गया करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं, टोनोप्लास्ट क्या है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कहां सराउंड होता है, दैट सराउंड द सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखे राइबोसोम, तो ये कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, यानी कि इसके सराउंडिंग पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल सराउंडेड बाय द टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, और लाइसोसोम सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्या है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो विंड क्या है, विंड है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सनलाइट भी क्या है, नॉन कन्वेंशनल। एलपीजी क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और टाइड क्या है, नॉन कन्वेंशनल। तो इसमें जो एलपीजी है, जो थर्ड ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो एलपीजी जो डिराइव होता है वो किससे होता है, फ्रॉम पेट्रोलियम, डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन है, ये क्या होगा करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो होते हैं जो क्या कहते हैं, जिन्हें हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, जनरली जो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एलपीजी। नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। तो सिंपल है, कन्वेंशनल आर दोज दैट हैव बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिन्हें हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है 41 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका इकोलॉजिकल पिरामिड हमेशा अपराइट रहता है। तो किसका रहता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी का। तो लेट्स सी,
पिरामिड ऑफ बायोमास नहीं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, सेकंड ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी, इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो बेसिकली रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है किस किस के बीच में, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स के बीच में, किन टर्म्स में, नंबर, बायोमास और एनर्जी के टर्म्स में। पिरामिड ऑफ बायोमास ये कैसा रहता है, अपराइट रहता है, किसमें, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, और इन्वर्टेड रहता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। आफ्टर दैट पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहता है, क्योंकि जो एनर्जी फ्लो होता है वो कैसा होता है, इज यूनि डायरेक्शनल, यानी कि प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, एंड ईच ट्रॉपिक लेवल कुछ एनर्जी जो है वो क्या होती है, लॉस्ट होती है एज हीट, जिसे हम कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आता है पिरामिड ऑफ नंबर में बी अपराइट, किसमें, ग्रासलैंड में, और इन्वर्टेड ट्री इकोसिस्टम वेयर वन ट्री सपोर्ट मैनी इंसेक्ट। आफ्टर दैट पिरामिड ऑफ डेट्रीवोर्स, तो ये नॉट अ स्टैंडर्ड इकोलॉजिकल पिरामिड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आता है पिरामिड ऑफ बायोमास, एनर्जी और नंबर। जो हमेशा अपराइट रहता है वो किसका है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है 42 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल कन्वेंशन, की इनमें से कौन सा ग्लोबल कन्वेंशन जो है वाज फॉर्म टू रेगुलेट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैजार्ड्स केमिकल। तो मॉनिट्रॉल प्रोटोकॉल नहीं, टोक्यो कन्वेंशन नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल नहीं, तो ये रोटरडैम कन्वेंशन, तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 43 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, इनमें से कौन सा म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। तो म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा हो, बेनिफिट हो रहा हो। तो म्यूचुअलिज्म एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा हो, बेनिफिट हो रहा हो एक दूसरे का। तो पहला जो ऑप्शन है बर्नेक्लेस एंड वेल्स, ये क्या शो करता है, ये किसका एग्जांपल है, ये है कॉम्युनलिज्म का, ये किसका है, कॉम्युनलिज्म का, तो ये हो गया गलत। ऑर्चिड्स एंड लार्ज ट्री, ये भी किसका एग्जांपल है, ये है कॉम्युनलिज्म का। एल्गे एंड फंजाई जो है ये किसका एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म, ठीक है जी। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, और यही क्वेश्चन में पूछा था। और सी एनीमोन और क्रैब, ये किसका एग्जांपल है, ये है सिम्बायोसिस का, सिम्बायोसिस, ठीक है जी। तो लेट्स सी, तो म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, बेनिफिट, जैसे लाइकन इज इक्वल्स टू एल्गे प्लस फंजाई। एल्गे क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, किसके थ्रू, बाय फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और जो फंजाई है वो क्या प्रोवाइड करता है, वाटर, मिनरल और प्रोटेक्शन, दोनों का ही बेनिफिट हो रहा है, और जब दोनों का बेनिफिट है तो म्यूचुअलिज्म, ठीक है। 44 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज कॉज्ड ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पीने के पानी से प्रदूषित होता है। तो लेट्स सी, पहला है टाइफाइड। टाइफाइड को हम क्या कहते हैं, वाटर बोर्न डिसीज, ठीक है। टीबी ये किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है जी। HIV ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के थ्रू होता है, ये भी गलत, ये भी गलत। अब आता है लेप्रोसी। लेप्रोसी किससे होता है, तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। तो ये भी गलत। तो वाटर बोर्न डिसीजेस कौन सी है, टाइफाइड, और ये क्वेश्चन में पूछा था, तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, आइकॉर्निया कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट, की जो आइकॉर्निया है वो इनमें से किस प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। तो जीरोफाइट्स में नहीं, एपीफाइट्स में नहीं, हेलोफाइट्स में नहीं, तो वो किया जाता है हाइड्रोफाइट्स यानी कि जलजीवी पौधे में। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या होगा करेक्ट आंसर। लेट्स सी, जो आपका ये है आइकॉर्निया वाटर हाइन यानी कि जल कुंभी, ये कैसा होता है, फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड। ये एबंडेंटली ग्रो करता है इन स्टेगनेंट वाटर बॉडीज जैसे पोन्ड्स, लेक्स और रिवर में ये ग्रो करता है। ये वाटर में रहता है, इसलिए इसे क्लासिफाई किया जाता है हाइड्रोफाइट्स यानी कि एक्वेटिक प्लांट। इसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि बिकॉज इट स्प्रेड रैपिडली एंड क्लोग्स वाटरवेज अफेक्टिंग एक्वेटिक लाइफ एंड ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करें जीरोफाइट्स, तो जो जीरोफाइट्स क्या होते हैं, जो प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं, डेजर्ट और ड्राई कंडीशन में, उन्हें हम जीरोफाइट्स कहते हैं, जैसे कैक्टस। इज दैट क्लियर। एपीफाइट्स क्या होते हैं, जो प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं, ऑन अदर प्लांट फॉर सपोर्ट, जैसे कि ऑर्चिड्स। हेलोफाइट्स क्या होते हैं, जो प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं, सेलाइन सॉइल में ग्रो करते हैं और मार्शेस में, जैसे मैंग्रोव्स। और हाइड्रोफाइट्स यानी कि वाटर लिविंग प्लांट, जैसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 46 है कि बबेशिया डाइवर्जेंस इन कैटल इज ट्रांसमिटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है,
तो वो ट्रांसमिट होता है टिक्स के थ्रू, मॉस्किटो के थ्रू नहीं, हाउस फ्लाई के थ्रू नहीं, पिग्स के थ्रू नहीं, टिक्स के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट देखते हैं 47 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर इन एन एक्वेटिक फूड चेन, कि इनमें से कौन सा प्राइमरी कंज्यूमर है एक्वेटिक फूड चेन में। एल्गे है, फाइटोप्लैंक्टन है, ज़ूप्लैंक्टन है या फिर शार्क्स है। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, ज़ूप्लैंक्टन है। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। लेट्स सी, तो जो फूड चेन होती है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो जो एल्गे है ये क्या है, ये प्रोड्यूसर है, यानी कि ऑटोट्रॉप है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फाइटोप्लैंक्टन यानी कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं एल्गे लाइक इन वाटर, इन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं। जूप्लैंक्टन टाइनी एनिमल जो किसके द्वारा खाए जाते हैं, दैट फीड ऑन फाइटो, जो किसे फीड करते हैं, दैट फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन, ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं इन एक्वेटिक फूड चेन। शार्क्स जो होते हैं ये बिग प्रेडेटरी फिशेस होती हैं, जो किस में आती हैं, जो क्या है, जो टर्शरी कंज्यूमर्स है, यानी कि टॉप कार्निवोरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि केमिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम, कि केमिकल डिस्टिंक्शन दो एडजेसेंट इकोसिस्टम के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इकोलाइन कहते हैं, इकोटोन कहते हैं, बायोम कहते हैं या फिर इकोस्फेयर कहते हैं। तो उसे हम इकोलाइन कहते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो इकोलाइन बेसिकली एक ग्रेजुअल केमिकल और फिजियोलॉजिकल वेरिएशन होता है दो एडजेसेंट इकोसिस्टम के बीच में। इकोटोन एक फिजिकल ट्रांजिशन जोन है दो इकोसिस्टम के बीच में। बायोम क्या है, एक लार्जर इकोलॉजिकल रीजन जो कैरेक्टराइज होता है बाय डिस्टेंट वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। और इकोस्फेयर क्या है, जिसे हम बायोस्फेयर कहते हैं, जिसमें सारा इकोसिस्टम इंक्लूड होता है ऑन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 49 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा का घटक है। तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरेन ब्रीड ऑफ काउ, कि इनमें से कौन सा विदेशी गाय की विदेशी नस्ल है, यानी कि फॉरेन ब्रीड है। तो साहिवाल नहीं, फ्रिशवाल नहीं, मोरा नहीं, जर्सी। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।